हेलो एवरीवन। स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम्स पे। आज इस वीडियो में हम लोग पॉलिटी की सेकंड क्लास को कवर करने वाले हैं और आज इस वीडियो में हम लोग प्रस्तावना यानी कि उद्देशिका से संबंधित क्वेश्चंस को देखेंगे। और ये जो कंटेंट है हमारा घटना चक्र से लिया गया है, घटना चक्र से। और अभी तक आपने हमारी पिछली वीडियो अगर नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पे जाइए और सब्सक्राइब करें। और प्ले लिस्ट में सारी वीडियो पड़ी हुई हैं। जो भी 4.0 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सारी वीडियो इम्पोर्टेंट हैं। और इससे पहले जो हमने क्लासें कवर की हैं वो मॉडर्न हिस्ट्री कवर कर चुके हैं हम लोग। मॉडर्न हिस्ट्री को आपको पता है, अगर आपने पिछले पेपर देखे होंगे तो मॉडर्न हिस्ट्री से करीब 18 से 22 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो करीब 17 क्लासें हैं और आधा घंटा 40 मिनट के आसपास की क्लासें हैं। तो आप एक बार ज़रूर देखें, काफ़ी सहायता मिलने वाली है। क्वेश्चन का लेवल आपको पता चलेगा और इसके साथ ही आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि समय कम है TRE 4 के लिए, तो उसमें भी आपको हेल्प मिलने वाली है। और इसके अलावा हम लोग यूथ पब्लिकेशन की जो बुक है यूथ, उसके क्वेश्चन भी हम लोग कवर कर चुके हैं, वो क्लासें भी पढ़ी हैं, तो उनको भी देखिए। और जो घटना चक्र की हैं ये भी देखिए, क्योंकि घटना चक्र में BPSC ने अभी तक जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराए हैं बिहार में, सारे एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं। तो घटना चक्र वाली भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो आज इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे उद्देशिका से और प्रस्तावना से। तो पहला क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन से पहले मैं आपको जो हमारी प्रस्तावना है भारत की उसको एक बार दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं भारतीय संविधान की उद्देशिका अथवा प्रस्तावना। ठीक है, तो देखते हैं। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य संकल्प में जो आदर्श प्रस्तुत किए गए थे उन्हें ही संविधान की उद्देशिका में शामिल कर लिया गया। तो एक क्वेश्चन तो हमारा यहीं से बनता है। किसका उद्देश्य प्रस्ताव था? नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, अच्छा, हमारी जो प्रस्तावना है, अभी तक जब से संविधान बना है सिर्फ एक बार ही संशोधन हुआ है। ठीक है, तो संविधान के वो संविधान संशोधन कौन सा था? 42वें संशोधन यानी कि 1976 में हुआ था। जो संशोधित होने के बाद में प्रस्तावना बनी वो आपको दिखाने जा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी होती है लोगों को, क्योंकि अलग अलग बुक में अलग अलग तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भाषा का भी डिफरेंस मिलता है। ठीक है, इसलिए हम लोग पहले प्रस्तावना को एक बार देख लेते हैं। देख सकते हैं, हम भारत के लोग। प्रस्तावना कहाँ से शुरू होती है? हम भारत के लोग, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ध्यान देना जहाँ पे अंडरलाइन कर रहा हूँ मैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, उसके बाद समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, अब देखिए, समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी प्रस्तावना है। आप देख सकते हैं जैसे कि 26 नवंबर 1949, और इसके अलावा अखंडता, इस शब्द को ध्यान दीजिए, अखंडता, और इसके अलावा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक है, तो ये हमारी प्रस्तावना थी। अब देखते हैं हम अपने क्वेश्चन को। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? देखिए आंसर तो दिया गया है ऑप्शन डी, लेकिन इसमें थोड़ी मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है? आपने अभी प्रस्तावना पढ़ी, उसमें कहीं भी धर्मनिरपेक्ष देखने को नहीं मिला। ठीक है, क्या देखने को मिला था इसकी जगह पे? पंथ निरपेक्ष। संविधान की प्रस्तावना में कहीं भी धर्मनिरपेक्ष का शब्द का यूज नहीं किया गया है, तो धर्मनिरपेक्ष के जगह पे पंथ निरपेक्ष है। ठीक है, तो ऑप्शन अगर डी हम मान के चलते हैं, सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, इसकी जगह पे क्या हो जाएगा? पंथ निरपेक्ष जनवादी गणतंत्र। ठीक है, तो इसका सही क्रम ये हो जाएगा। ये इसमें थोड़ी मिस्टेक थी। धर्मनिरपेक्ष जो है बहुत सारी किताबों में देखने को मिलता है, इसमें भी है। तो धर्मनिरपेक्ष की जगह जहाँ भी पंथ निरपेक्ष मिले वही आंसर हमारा सही माना जाएगा। अब इसका डिटेल भी देख लेते हैं। प्रश्न में दिए गए शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित किए गए हैं। ये भारतीय राज्य व्यवस्था के स्वरूप का वर्णन करते हैं। इनमें ये समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, यहाँ पे क्या होना चाहिए? पंथ निरपेक्ष। ये हमारा गलत है, पंथ निरपेक्ष। ठीक है, समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्द मूल संविधान में नहीं थे। इन्हें 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, और 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में। ठीक है, इन शब्दों का निर्धारित क्रम जो है सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, ये सही है। ठीक है, जनवादी गणतंत्र। अब देखिए ध्यान रखने योग्य तथ्य, संविधान में उल्लिखित शब्द ये है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक है, तो ये सही हमारा क्रम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया? तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है, एक सार्वभौम समाजवादी, इसकी जगह पे पंथ निरपेक्ष होगा। प्रजातांत्रिक गणतंत्र, तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा धर्म निरपेक्ष कहीं भी यूज नहीं किया गया प्रस्तावना में, पंथ निरपेक्ष शब्द का यूज किया गया है। ठीक है, तो किसी भी तरह का डाउट ना रखें। अच्छा, 42वें संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था, कौन कौन से नए शब्द जोड़े गए थे? तो समाजवादी और पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द को जोड़ा गया था। ये हमारी मूल प्रस्तावना में ये शब्द नहीं थे। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आगे आपको देखने को मिलेगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। आपने संविधान की प्रस्तावना अभी पढ़ी थी। संविधान की प्रस्तावना कहाँ से स्टार्ट होती है? हम भारत के लोग। कहाँ से? हम भारत के लोग, यहाँ से स्टार्ट होती है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसका फैक्ट भी देखेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग शब्दों से शुरू होती है, अतः भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है। इसका अर्थ है जनता सर्वशक्तिमान है और किसी बाह्य सत्ता के अधीन नहीं। मतलब जो लौकिक सार्वभौमिकता है हमारी जनता में है। ठीक है, जनता जो है हमारी सर्वशक्तिमान है और किसी भी बाहरी शक्ति के अधीन नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न शब्दों पर विचार कीजिए, सही शब्दों को विचारानुसार क्रम में दीजिए। तो पहला हमारा वर्ड क्या होना चाहिए? आपने अभी प्रस्तावना पढ़ी थी, कौन कौन से शब्द पे मैंने अंडरलाइन किया था, अगर आपको याद हो तो। सबसे पहले हमारा शब्द होना चाहिए सार्वभौम। ठीक है, सार्वभौम के बाद में समाजवादी नंबर 2 पे आएगा। फिर नंबर 3 पे क्या आएगा? धर्मनिरपेक्ष नहीं होगा, यानी कि पंथ निरपेक्ष होगा। यहाँ पे इस बुक में थोड़ी प्रॉब्लम है, ये पता नहीं कैसे पास कर देते हैं। पंथ निरपेक्ष होगा, तो ये हमारा 3rd नंबर पे आ जाएगा। इसके बाद आएगा प्रजातांत्रिक, यानी 4th नंबर पे। तो ऑप्शन हमारा सी, ए, 1 2, यानी कि सी होना चाहिए, ए होना चाहिए, और उसके बाद डी, फिर बी। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा।
देख सकते हैं इसके फैक्ट में, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक सार्वभौम समाजवादी पंथनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया है। उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान में पंथनिरपेक्ष शब्द का उल्लेख किया गया है, न कि धर्मनिरपेक्ष का। इतना सब कुछ पता होने के बाद भी करेक्शन नहीं किया गया इस बुक में इस चीज़ को लेकर के, ये काफ़ी चिंताजनक बात है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस एक को पहले मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं किया गया था? तो कौन कौन से शब्द को पहले सम्मिलित नहीं किया गया था? देखो, पंथ निरपेक्ष की जगह पे तो धर्म निरपेक्ष की जगह पे क्या आना चाहिए? पंथ निरपेक्ष। ठीक है, पंथ निरपेक्ष और समाजवादी शब्द को पहले सम्मिलित नहीं किया गया था। ठीक है, तो ये 42वें संविधान संशोधन में इसको शामिल किया गया था। कब हुआ था? 1976 में। ठीक, इसका फैक्ट भी देख लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में मूलतः भारत को एक सार्वभौम समाजवादी प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया था। उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द का उल्लेख किया गया, न कि धर्मनिरपेक्ष का। ठीक है, 1976 में स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश के आधार पर 42वें संविधान संशोधन के बाद प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए। कौन कौन से? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, कौन कौन से? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। कौन सी कमेटी की सिफारिश पे ये जोड़े गए थे? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो स्वर्ण सिंह समिति के। कब? 1976 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन के तहत। कब जोड़ा गया था? 1976 में, स्वर्ण सिंह समिति के आधार पे, इसकी सिफारिश पे। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन 1976 प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता 3 नए शब्द जोड़े गए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी कि प्रियम्बल में किस संशोधन द्वारा समाजवादी, ये देखो फिर से धर्मनिरपेक्ष यहाँ पे है, पंथनिरपेक्ष होगा, सोशल एंड सेकुलर शब्द जोड़े गए। तो ये 42वें संविधान संशोधन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारतवर्ष को एक पंथ निरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? जहाँ जहाँ पे धर्म निरपेक्ष हो, पंथ निरपेक्ष आप समझिएगा। ठीक है, तो कौन सा भारतवर्ष को पंथ निरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? तो इसका क्या आंसर होने वाला है हमारा? ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा, संविधान की प्रस्तावना में ये वर्णित है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है? किसको भारतीय संविधान की आत्मा या सोल कहा गया है? तो मौलिक अधिकार का अध्याय जो है उसको, जी नहीं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अध्याय, इसको भी नहीं। संविधान की प्रस्तावना को, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब जो क्वेश्चन है हमारा शासन प्रणाली से संबंधित है। भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? तो हमारा संविधान कैसा है? प्रकृति में तो संघीय किंतु भावना में एकात्मक है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राजनीति व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो संविधान हमारा सर्वोच्च है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? तो कौन सा वक्तव्य हमारा सही है? उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। तो प्रजातंत्र इसी तथ्य पर आधारित है हमारा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है? सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है इसमें। सभी के लिए एक कानून, सभी के लिए एक राज्य, ये गलत हो जाएगा। सभी के लिए एक राज्य और सभी के लिए एक न्यायतंत्र, ये भी गलत है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? तो ये नीति या कार्यान्वयन। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। भारत में प्रशासन में विभाजन प्रणाली नीति निर्माण और क्रियान्वयन से संबंधित है। इसमें सचिवालय नीति निर्माण करता है, जबकि क्रियान्वयन जो संबंधित जो है निकाय या एजेंसी द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय व्यवस्था यानी कि यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के लिए कौन सा सही नहीं है? तो बड़े देशों के लिए आदर्श, ये ऑप्शन सी करेक्ट है। त्वरित निर्णय, लचीलापन, कानून की एकरूपता, तो ये वाला सही नहीं है, बाकी सही है। इसका फैक्ट भी देखेंगे। केंद्रीय शासन व्यवस्था या सरकार के एकात्मक स्वरूप की प्रमुख विशेषताओं में शामिल है सत्ता का केंद्रीकरण एवं एकीकृत शक्ति, सरकार की त्वरित निर्णय लेने की क्षमता, संविधान का लचीलापन, एकल न्यायपालिका एवं संपूर्ण राज्य क्षेत्र में कानून की एकरूपता, एकल नागरिकता, आपातकाल की व्यवस्था आदि। परंतु यह आवश्यक नहीं है कि ऐसी व्यवस्था बड़े देशों के लिए आदर्श हो। बड़े देशों में संघीय व्यवस्था भी बेहतर कार्य कर सकती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है, ये हमारा सही ऑप्शन है। कैसी प्रणाली है यूएसए में? संघीय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली एक राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट। संविधान की प्रथम अनुसूची के अनुसार दिल्ली एक संघ राज्य क्षेत्र अथवा केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, सिक्किम भारत का राज्य बनाया गया, कब बनाया गया था? ये 35वें संशोधन के अंतर्गत। इसका फैक्ट देखेंगे, इंपॉर्टेंट है। 35वें संशोधन 1974 द्वारा सिक्किम को भारत में सह संयुक्त राज्य यानी कि एसोसिएट स्टेट के रूप में शामिल किया गया। कैसा? सह संयुक्त राज्य। कब? 1974 के 35वें संशोधन में। इसके आगे देखते हैं, 36वां संशोधन होता है 1975 में। सिक्किम को 22वां राज्य, पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया जाता है। पूर्ण राज्य कब बना? 1975 में, 36वें संशोधन के द्वारा। और जो 1974 में 35वां संशोधन होता है, उसमें सह संयुक्त राज्य बन जाता है हमारा सिक्किम। तो ये जब पूर्ण राज्य बना तब ये कौन सा राज्य बना था? 22वां। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बन गया, कब बना था? 1975 में। पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया था? 1975 में, 22वां राज्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य का बनना संभव है? आंसर हमारा इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, फैक्ट देखेंगे, राज्यों का निर्माण करने का अधिकार अनुच्छेद 3 के अनुसार संघीय संसद का है। ठीक है, अतः बिहार को काटकर पृथक वनांचल राज्य का बनना संसद के प्रावधानों द्वारा ही संभव है। अतः अभिष्ट उत्तर हमारा डी है। देख सकते हैं, राज्य विधानसभा में कानून पारित करके, राज्यपाल द्वारा अध्यादेश पारित करके, संवैधानिक औपचारिकता को समाप्त करके। तो संसद का कहीं भी उल्लेख नहीं है, इसलिए ऑप्शन सारे गलत हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ? तो राज्यों का पुनर्गठन जो है कब हुआ था? भाषा के आधार पे, तो 1956 में। इसमें फैक्ट देखेंगे, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 में किया गया।
विदित हो कि भाषा के आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश बना था, ठीक है, पृथक राज्य के रूप में। कब बना था? 1953 में। तो पहला राज्य भाषाई आधार पे कौन बना? आंध्र प्रदेश बना। कब? 1953 में। और राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब आता है? 1956 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे? तो के.एम. पडिक्कर, हृदयनाथ कुंजरू और फजल अली। तो उपरोक्त में से अधिक, ये 3 लोग राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे और फजल अली जो थे ये इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है, कैसे? जन्म द्वारा की जा सकती है, देशीकरण द्वारा, इससे भी की जा सकती है, किसी भूभाग के सम्मेलन द्वारा। अगर भारत में किसी भी कोई भी भूमि सम्मिलित हो जाती है, वहाँ के लोग भारत के नागरिक हो जाएंगे, ठीक है। तो ये भी सही है। भारतीय बैंक के धन जमा करके, ये ऑप्शन गलत है हमारा। तो आंसर हमारा जो गलत है वही सही है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ? तो ये 11 दिसंबर 2019 को पारित हुआ था, ठीक है। इसके बारे में फैक्ट देखेंगे। नागरिकता विधेयक 2019 लोकसभा में 9 दिसंबर 2019 को प्रस्तुत किया गया। उसी तिथि को लोकसभा से पारित किया गया और 11 दिसंबर 2019 को यह राज्यसभा द्वारा पारित किया गया। राष्ट्रपति ने इस विधेयक को 12 दिसंबर 2019 को मंजूरी प्रदान की। यह विधेयक अधिनियम बन गया, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, ठीक है, से संबंधित 11 मार्च 2024 को अधिसूचित किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नागरिकता अधिनियम 2019 उद्देश्य क्या था? बांग्लादेशी अवैध प्रवासियों को हटाना, वास्तविक भारतीय नागरिकों की पहचान करना। अगला ऑप्शन देखते हैं, विदेशियों द्वारा सीमा घुसपैठ की जांच करना, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान में उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूहों को नागरिकता प्रदान करना। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान में उत्पीड़ित जो अल्पसंख्यक समूह के लोग हैं उनको नागरिकता प्रदान करना, तो ये इसका उद्देश्य था। अगर डिटेल की बात करें तो नागरिकता अधिनियम 2019 का उद्देश्य अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान में उत्पीड़न के कारण अवैध प्रवासियों के रूप में भारत आए वहाँ के अल्पसंख्यक जैसे कि हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई को भारत की नागरिकता प्रदान करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब जो क्वेश्चन है हमारे मूल अधिकार से संबंधित होने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए? तो कौन सा अनुच्छेद है वो? अनुच्छेद 12 से 35 में। ये भाग 3 है, 12 से 35 अनुच्छेद में, ठीक है, मौलिक अधिकार के बारे में। कितने मौलिक अधिकार हैं हमारे? वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं, ठीक है। देखिए, भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? तो मौलिक अधिकारों के अंतर्गत, कानूनी अधिकारों के अंतर्गत या फिर संवैधानिक अधिकारों के अंतर्गत? तो उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर हो जाएगा हमारा। इसके फैक्ट भी देखेंगे। संवैधानिक उपचारों का अधिनियम संविधान के भाग 3 मूल अधिकार के तहत अनुच्छेद 32 से 35, ये 32 नहीं होगा, ये गलत दे रखा है, यहाँ पे 12 होना चाहिए, 12 से 35, ठीक है, 12 से 35 तक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार स्वयं में कोई अधिकार न होकर अन्य मौलिक अधिकारों का अधिकार है। इसके अंतर्गत व्यक्ति मौलिक अधिकारों के हनन की अवस्था में न्यायालय की शरण ले सकता है। अतः संवैधानिक उपचारों का अधिकार निम्न के तहत आता है। कौन कौन सा? मौलिक अधिकार, कानूनी अधिकार, संवैधानिक अधिकार, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी व्यक्ति की अवैध हिरासत के खिलाफ निम्नलिखित में से कौन सी रिट लागू होती है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है।
बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के पास संविधान के अनुच्छेद 32, ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करने का अधिकार होता है। यह उस व्यक्ति के संबंध में न्यायालय द्वारा जारी आदेश होता है जिसे दूसरे द्वारा हिरासत में रखा गया है। यह किसी व्यक्ति को जबरन हिरासत में रखने के लिए विरुद्ध होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? तो संपत्ति अर्जित करने का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भारत के लिए है, देश के किसी भी भाग में घूमने एवं बसने का अधिकार भी है, संवैधानिक निराकरण का अधिकार है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? तो संवैधानिक निराकरण का अधिकार, ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। ठीक है, उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं परंतु गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं हैं। भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कानून के समक्ष समता, अल्पसंख्यकों के अधिकार, जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण। तो कौन कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होने वाला है? गैर नागरिकों को कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है? देखिए, भाषण और अभिव्यक्ति की एक तो ये हो जाएगा, ठीक है, और इसके अलावा अल्पसंख्यकों का अधिकार, तो 1 और 3 करेक्ट होने वाला है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? तो ये संपत्ति का अधिकार जो है ये हटा दिया गया है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसका डिटेल देखेंगे। संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम 1978, ये तारीख थी 20/6/1979 से प्रभावी हुआ था। ठीक है, तो 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया तथा इसे विधिक या कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया। तत्समय मोरारजी देसाई जनता पार्टी शासन में प्रधानमंत्री थे। उस समय के प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। अगला क्वेश्चन है हमारा, मौलिक अधिकारों की सूची में संपत्ति का अधिकार किसके शासनकाल में निकाला गया? तो ये मोरारजी देसाई की सरकार थी उस समय। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से कानूनी अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया था, मौलिक अधिकार से कानूनी में। ठीक है, वर्तमान में संपत्ति का अधिकार जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 के तहत कानूनी अधिकार के रूप में स्थापित है। आपातकाल के बाद 44वें संविधान संशोधन 1978 के समय मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। तो कौन सा, किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार है? संविधान का अनुच्छेद 19(1) ए कहता है, ठीक है, निजी संपत्ति के ऊपर तिरंगा झंडा फहराया जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे का फहराना संविधान के अनुच्छेद 19(1) ए के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? तो कौन कौन सा? इसका देखिए 2011 का क्वेश्चन है ये, और इसमें स्टार लगा हुआ है। तो मौलिक अधिकार की बात करें तो शिक्षा का अधिकार है हमारा, ठीक है, और सूचना यानी कि वाक्य का अधिकार, यानी कि अभिव्यक्ति की आज़ादी है, अभिव्यक्ति की अधिकार और शिक्षा का अधिकार। तो 2 ऑप्शन हमारे करेक्ट हैं इसमें। ठीक है, इसका डिटेल देखेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) के अनुसार सभी नागरिकों को वाक्य स्वतंत्रता यानी कि वाक्य स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। सूचना का अधिकार अभिव्यक्ति के अधिकार में निहित है, अतः यह मूल अधिकार है। इसके साथ ही सूचना का अधिकार मानवाधिकार भी है। शिक्षा का अधिकार 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मूल अधिकार है। ठीक है,
शिक्षा का अधिकार कौन से आर्टिकल में दिया गया है? 29 और 30 में। ठीक है, शिक्षा का अधिकार। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? तो ये 1 अप्रैल 2010 को जोड़ा गया था। देखिए, इसका डिटेल देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसमें। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा प्राथमिक शिक्षा को मूल अधिकार बना दिया गया। ठीक है, इसके द्वारा संविधान के भाग 3 में नया अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया, जिसके अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों हेतु निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। साथ ही अनुच्छेद 45 के संशोधित निर्देशक तत्व के अनुसार राज्य 6 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक सभी बच्चों को आरंभिक शिशुत्व देखरेख तथा शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयत्न करेगा। राज्य की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसी अनुक्रम में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संसद द्वारा पारित किया गया, जो तत्संबंधी संविधान संशोधन के साथ 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी हुआ। शिक्षा का अधिकार मानवाधिकार भी है। ठीक है, सूचना का अधिकार है। तो ये थे कुछ हमारे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आशा करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन पसंद आए होंगे। ठीक है, और अगर आप हमारे चैनल पे नए विजिट किए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, और वीडियो अगर पसंद आए लाइक शेयर भी करें। मिलते हैं अगली नई वीडियो पे, तब तक आप पढ़ते रहिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।